दोषौषधदेश काल सात्म्याग्निसत्वादि वयोबलानि बस्ति प्रयुक्तो नियतम गुणाय स्यात् सर्व कर्माणि च सिद्धिमन्ति। तो बस्ती देने के पहले दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति और वय, इनको देखना चाहिए। और इस प्रकार इस अध्याय में 2 बार इन परीक्षा विधियों की चर्चा करने के बाद चरक विमान अध्याय प्रथम में परीक्षा विषयों को परिगणन इस प्रकार किया है: दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, सार, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति, वय। इसके आगे चरक विमान स्थान अध्याय 8 में भी कुछ चिकित्सा विधियां कही गई है। इन सभी का विचार करके किया गया बस्ती प्रयोग पूर्ण लाभकर होता है। तत्र दोषादयो वे 10 परीक्षणायाः प्रोक्ताः तेषु एव उपकल्पनीयोक्त दोष भेषज एकादशकस्य तथा रोग भेषजयोक्त 10 परीक्षा अवरोधो व्याख्येयः। दूसरे टीकाकारों ने उपलब्ध चरक संहिता के उक्त पाठ को देखकर प्रतिवाद किया है कि 9 परीक्षा विषयों को ही श्री चक्रपाणी ने 10 लिखा है। वास्तव में जिसका आधार लेकर श्री चक्रपाणी ने 10 परीक्षा विषयों की गणना की है वह पाठ इस प्रकार के है: समीक्ष दोषौषधदेश काल सात्म्याग्नि सत्वौक वयो बलानि तत्वादि। इसके पूर्व श्री चक्रपाणी ने चरक चिकित्सा अध्याय 3 के टीका में इसी पाठ को उद्धृत किया है, जो सर्वात्मना शुद्ध एवं प्रसंगोचित है। अतः हमने भी इसी पाठ को सादर उद्धृत किया है। आयुर्वेदाचार्य पंडित हरिदत्त शास्त्री ने उक्त श्लोक पर टिप्पणी करते हुए लिखा है: सत्वादीति पाठः शुद्धः दोषादि शक्तस्य वक्तव्यत्वात् अन्यथा नव एव स्युः अनिष्टं च इतः इति विभावन्तु सुविधयः। तो यहाँ ये जो दोष, औषध, देश, काल, सात्म्य, अग्नि, सत्व, वय, बल, इनका विचार कर जब बस्ती दिया जाता है तो उसमें सफलता आती है, ऐसा इसका अर्थ है। हम आगे बढ़ेंगे। सुवर्ण रूप्य, सुवर्ण रूप्यत्र, सुवर्ण रूप्यत्र पुताम्र इति कांस्य अस्थि शस्त्रम द्रुम वेणुदन्तैः नलैर्विषाणैर्मणिभिश्च तैः नेत्राणि कार्याणि सुत्रिकर्णिकानि किमयस्य नेत्र नित्यस्य प्रश्नस्य उत्तरम। नेत्र किसका बनाना है? इसका उत्तर है सुवर्ण इत्यादि। त्रपु का अर्थ वंग होता है, रीति का अर्थ पित्तल होता है, विषाणैः इति माहिषादि श्रृंगैः, विषाण का अर्थ श्रृंग होता है, सुकर्णिकानि इति सुसमाहित कर्णिकानि इति त्रिकर्णिकानि इति केचित् पठन्ति त्रिकर्णिकत्वं च अग्रे वक्ष्यमाणम्। तो दूसरा जो प्रश्न है किमयम नेत्रम, उसका उत्तर है सोना, चांदी, रंगा, पीतल, कांसा, हड्डी, लोहा, लकड़ी, बांस, दांत, नरसल, भैंस आदि की सींग और मणियों से बस्ती का नेत्र बनवाना चाहिए, जिसमें सुंदर 3 कर्णिकाएं बनी हो। तो नेत्र सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, धात,
सिंह, मणि या कांच सारे युक्त लकड़ी का बनाना चाहिए। ये सभी चिकने हो, दृढ़ हो, गाय की पूंछ की आकृति के अर्थात जड़ में मोटे, आगे की ओर क्रमशः पतले सीधे तथा उनका मुख आगे से गोल होना चाहिए। यहाँ सुकर्णिकानी से त्रिकर्णिकानी पाठ है, इसका संबंध आगे स्पष्ट है। तो उसको 3 कर्णिका होनी चाहिए और इस जो द्रव्य बताए उनका बस्ती नेत्र बनाना चाहिए। अभी जो तीसरा प्रश्न है, बस्ती की लंबाई, चौड़ाई और उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए और उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। इसका उत्तर है अभी षड्-द्वादशाष्ट अंगुली संमितानि षड्विंशतिर्द्वादश वर्षजानां सुरमुद्गकरकन्धु सतीन वाही छिद्राणि वर्त्यापिहितानि चैव यथा वयो अंगुष्ठ निष्ठिकाभ्यां मूलाग्रयोः स्युः परिणावहन्ति रुजूनि गोपुच्छ समाकृतीनि श्लक्ष्णानि च स्युः गुडिकामुखानि सात्कर्णिकेका अग्र चतुर्भागे मूलाश्रिते बस्ति निबंधने द्वे। कीदृक् प्रमाणाकृतिम् इत्यस्य उत्तरं षड् इत्यादि। तो बस्ती जो तृतीय प्रश्न है, कीदृक् प्रमाणाकृति किम गुणम, ये जो प्रश्न है उसका उत्तर इस श्लोक में है। तो बस्ती प्रमाण 1 वर्ष से 6 वर्ष तक के बालक के लिए 6 अंगुल लंबा नेत्र होना चाहिए। 12 वर्ष के बालक के लिए 8 अंगुल लंबा नेत्र होना चाहिए और 20 वर्ष के पुरुष के लिए 12 अंगुल लंबा नेत्र होना चाहिए। षड्-द्वादशाष्ट अंगुली संमितानि षड्विंशतिर्द्वादश वर्षजानां। तो बस्ती नेत्र कितना लंबा होना चाहिए इसका यह वर्णन है। तो 20 वर्ष के पुरुष के लिए और उसके ऊपर 12 अंगुल लंबा नेत्र होना चाहिए। अभी बस्ती नेत्र का छिद्र कैसा होना चाहिए। स्युः मुद्गकरकन्धु सतीन वाही छिद्राणि वर्त्या अपिहितानि चैव। 6 अंगुल की नेत्र नली का छिद्र मूंग निकाल जाने भर का होना चाहिए। 8 अंगुल की नेत्र नली का छिद्र मटर बरोबर और 12 अंगुल नेत्र नली का छिद्र छोटी बेर के फल जितना होना चाहिए। इन नेत्रों के छिद्र कपड़े की वर्ती से बंद करने चाहिए। तो ये उसका और फिर आकार और मोटाई यथा अवयव अंगुष्ठ निष्ठिकाभ्यां मूलाग्रयोः परिणामवन्ति। जिससे बस्ती देनी हो उस मनुष्य की आयु के अनुसार उसके अंगुष्ठ जितनी मोटी बस्ती की जड़ और कनिष्ठिका जितना मोटा उग्रभाग होना चाहिए। बस्ती का नेत्र सीधा और गोपुच्छ के समान चढ़ाव उतराव वाला होना चाहिए। नेत्र के अग्रभाग को चिकना और मुख पर वर्तुलाकार गोली जैसा बनाना चाहिए। नेत्र में चौथे भाग में आगे की ओर कर्णिका बनानी चाहिए और मूल में भी बस्ती को बांधने के लिए 2 कर्णिकाएं बनानी चाहिए। तो बस्ती नेत्र कैसा होना चाहिए उसके बारे में वर्णन है। टीका में भी इसका ही यह है। कीदृक् प्रमाणाकृतिम् इति तस्य उत्तरं षड् इत्यादि। तत्र षडंगुलम् 1 वर्षात् प्रभृति यावत् 6 वर्ष 12 वर्षस्य अष्टांगुलं नेत्रं भवति 20 वर्षस्य 12 अंगुलं नेत्रं भवति। अत्र व्युत्क्रम अभिधानेन 6 वर्षात्
वाग्विंशति वर्षादूर्ध्वं च नेत्रमान विकल्पो नास्ति। षड्वर्षात् ऊर्ध्वं नेत्रमान विकल्पो अस्ति इति दर्शयति। तेन षड्वर्षात् ऊर्ध्वं प्रत्यब्दम् अंगुली तृतीय भाग बुद्धिर्भवति। द्वादशात् ऊर्ध्वं प्रत्यब्द अर्धांगुल बुद्धि एवं उक्तमान पूरणं भवति। सुश्रुते नेत्रमान भेदमुक्तः सः नाति विरोधकारितया उपेक्षणीया एव उक्तम् हि तत्र सांवत्सारिका अष्टद्विरष्टवर्षाणां षडष्टदशाङ्गुलनेत्रं 25 वर्षात् ऊर्ध्वं 12 मुद्रा विवाहि छिद्रत्वं यथासंख्यं षड् 12 अष्टाङ्गुलनेत्रेषु ज्ञेयम्। कर्कन्दु शब्देन शृगालबदरी स्वल्पा गृह्यते उक्तं हि सुश्रुते कोलास्ति मात्र छिद्रम् इति बृहद्बदरी ग्रहणे तु कनिष्ठा प्रमाणाग्रं तद्वहनं नार्हति। केचिदैवं विरोधं पश्यतो बदरास्ति मज्जानां इह कर्कन्दु शब्देन ग्राहयन्ति सतीनः वर्तुलकलायाः कलाय म्हणजे वाटाणा मटाक सतीनः मतलब है वर्तुलकलायाः वर्त्या अपि अपिहितानीति द्रव्यांतर प्रवेश निरासार्थं वर्त्या अपिहित मुखानि कर्तव्यानि यथा अवयव इति यस्मिन् वयसि नेत्रं विहितं तद् वयस्थस्य एव अंगुष्ठ कनिष्ठाभ्यां यथासंख्य मूले अग्रे च तुल्य परिणामं नेत्रं कर्तव्यम्। रुजूनि इत्यादिना नेत्र गुणानाः बस्ती नेत्र के गुण रुजूनि गोपुच्छ समाकृतानि श्लक्षणानि च सुहु गुडिका मुखानि स्यात् कर्णिका अग्र चतुर्थ भागे मूलाश्रुते बस्ती निबंधने। तो श्लक्षणानि तो मृदु होना चाहिए स्पर्श उसका। अकर्कशानि गुटिका मुखानि इत्यनेन वर्तुल मुखतया तीक्ष्ण मुखतां दर्शयति अतीक्ष्ण मुखतां दर्शयति। एका कर्णिका अग्रे कर्तव्या नेत्रस्य अंतःप्रवेश निरासार्थं बस्ती निबंधने द्वे इति बस्ती निबंधन प्रयोजन के द्वे। तो बस्ती नेत्र जो प्रथम कर्णिका जो है तो गुद में प्रवेश करने के लिए और बाकी के 2 कर्णिका के स्थल पर वो बस्ती बांधने के लिए वो 2 कर्णिका का उपयोग होता है। ये सब अभी केरल में वो बस्ती नेत्र का उपयोग करते बस्ती देते हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में उधर बस्ती नेत्र का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। हम एनिमा फॉट से ही बस्ती देते हैं। लेकिन केरलीय पंचकर्म में ये बस्ती नेत्र हमें उधर दिखाई देते हैं और उसका प्रयोग भी वो लोग ज़्यादा करते हैं। तो हमने ये जो बस्ती के बारे में जो बस्ती नेत्र कैसा होना चाहिए इसके बारे में जो बताया है, तो आधुनिक दृष्टि से बस्ती आयुर्वेद में जिसे बस्ती संज्ञा दी गई है उसे आज एनिमा कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि किसी औषध विशेष को गुद मार्ग या योनि मार्ग से भीतर पहुंचाना। सामान्य जन का विश्वास है कि एनिमा का प्रयोग तभी कराया जाता है जब मलबंध हो गया है, शौच न हो रहा हो, तब इससे औषध द्रव्यों को गुदद्वार से आंत में प्रवेश कराकर दस्त लगाने का प्रयास किया जाता है। चिकित्सा की दृष्टि से एनिमा का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। जो कार्य दस्तावर दवाइयों कभी कभी नहीं कर पाती, वह कार्य एनिमा के प्रयोग से सुखपूर्वक और शीघ्रता से हो जाता है। एनिमा का प्रयोग बड़ी आंत पर होता है।
इससे हाथों पर एक प्रकार का दबाव, डिस्टेंशन बनता है, जिससे हाथ की गति बढ़कर हाइपर पेरिस्टाल्सिस वह मन को बाहर कर देती है। एनिमा मॉडर्न की दृष्टि से एनिमा के परगेटिव एनिमा, ग्लिसरीन एनिमा, एंटीस्पैज्मोटिक एनिमा, एस्ट्रिंजेंट एनिमा, एंथलमेटिक एनिमा, सीडेटिव एनिमा, एमोलिट एनिमा, न्यूट्रिएंट एनिमा। अब हम यहाँ पर एनिमा के भेदों का परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। डूश एनिमा सिरिंज तथा ग्लिसरीन की सिरिंज। तो डूश यह टीन के पात्र पर तामचीनी एनेमल चढ़ाया हुआ एक पात्र होता है। इसके ऊपरी हिस्से में एक छिद्र होता है, जिससे उसे दीवार आदि पर किसी गुमटी में लटकाया जा सकता है। निचले हिस्से में सामने की ओर एक टोटी जैसी निकली रहती है। उस पर 6 फुट लंबी एक रबर की नली चढ़ा दी जाती है। रबर की नली के दूसरे सिरे पर एक पेच स्क्रू चढ़ा देते हैं। इस स्क्रू के अगले भाग में एक नोजल लगा देता है। वह नोजल काले रंग की मुड़ी हुई लगभग 3 इंच लंबी एक नली होती है। एनिमा देते समय इस नोजल को गुद के भीतर प्रवेश कर दिया जाता है। आकृति भेद से यह नोजल छोटा तथा बड़ा होता है। पुरुष में छोटे का प्रयोग होता है, जो कुछ बड़ा हुआ तो मुड़ा हुआ होता है। वह स्त्रियों में प्रयुक्त होता है। उसे वेजाइनल इन्फेक्शन, वेजाइनल इंजेक्शन बताते हैं। एनिमा सिरिंज यह एक रबर की नली होती है, जिसके बीच में एक गोला बना होता है, जिनकी शक्ल गेंद की जैसी दिखलाई देती है। इसी के बार बार दबाने और छोड़ने से औषधि गुद्द्वार के भीतर प्रवेश की जाती है। और ग्लिसरीन सिरिंज, इसके बीचों बीच एक नली रहती है जो लंबी होती है। इसके एक सिरे पर पिस्टन लगाया रहता है। ये दोनों नोजल पिस्टन पेंच कर कसे जाते हैं। पिस्टन एक प्रकार की कांच की नली का छेद युक्त ढक्कन है। इस छेद में एक रबर की धातु की नली को फंसा देते हैं, जिसे आवश्यकता अनुसार नीचे ऊपर किया जा सकता है। इस नली के बाहर की ओर वाले मुख पर गोल आकार वाले 3 कुंदे लगे रहते हैं, जो नली को ऊपर नीचे करके सहायक होते हैं। एनिमा के ये सभी भेद आयुर्वेदीय बस्तियों के प्रत्यक्ष रूप में प्रतिनिधि है। तो ये आधुनिक दृष्टि अभी तो सब ये एनिमा पॉट, एनिमा सिरिंज ऐसा ही अभी वापर करते हैं। तो यहाँ बस्ती नेत्र और बस्ती के बारे में बताया है। तो नेत्र उसे कहते हैं जिसका अगला भाग गुद में प्रवेश कराया जाता है। उसका कितना भाग गुद के भीतर प्रवेश करना चाहिए यह ऊपर बताया है। उसमें किसी प्रकार की भूल न हो जाए, इसके लिए कर्णिका से उस नेत्र को चिन्हित करके ही तंत्रकार ने आज्ञा दी है। नेत्र के अंतिम भाग में बनाई गई 2 कर्णिकाएं उसे बांधने के प्रयोग में आती है। बस्ती किन द्रव्यों से बनाई जाती है, इसका विवेचन अगले श्लोकों में किया गया है। तो बस्ती का जो प्रथम नेत्र का जो प्रथम कर्णिका ये गुद प्रवेश के लिए है ये है। और अभी उसमें बहुत मॉडिफिकेशंस हो गए हैं। नरेंद्र गुजराती नाम के जलगांव के एक वैद्य है, उन्होंने एक आधुनिक भी बस्ती यंत्र का निर्माण किया है। तो अभी बहुत इसमें डेवलपमेंट हो गई है। इसका भी हमें वैद्य ने स्वयं को अद्ययावत बनाना चाहिए। तो
अभी समय हो गया है, बस्ती नेत्र के बारे में हमने आज पढ़ा है। आगे आगे का जो प्रश्न है कि तो चौथा प्रश्न जो है कि जारद्वो माहिषा हारिणो वा स्यात् सुकृतो केभ्यश्च किं योनि गुणश्च बस्तिः। तो बस्ती की लंबाई चौड़ाई के बारे में हमने देखा, किन किन व्यक्तियों को किन वस्तुओं से बनी और किन गुणों वाली बस्ती देनी चाहिए। ये जो प्रश्न है उसका उत्तर हम कल देखेंगे। अभी एक सुभाषित पढ़ेंगे। गच्छन्तस्खलनं क्वापि भवन्ति एव प्रमादतः खसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः। जो गमन क्रिया करता है, जो चलता है, उसमें चलते समय कुछ प्रमाद घटते हैं, लेकिन कभी कभी चलते समय आदमी गिर भी जाता है। तो उस समय जो दुर्जन होते हैं वो हंसते हैं, हसन्ते दुर्जनाः तत्र समादधति साधवः। लेकिन जो सज्जन है उसको, जो गिर गया है उसको उठाते हैं, उसका सांत्वन करते हैं। तो ऐसे सज्जन और दुर्जन की दृष्टि में फर्क रहता है। हमें सज्जन होना चाहिए। तो धन्यवाद।